देखो बच्चों, अगर आप अंग्रेजी पढ़ने जा रहे हो तो सबसे ज़रूरी जो सबसे मोस्ट है वो है सेंटेंस। अगर आप सेंटेंस के बारे में नहीं जानते हो तो समझो आप अंग्रेजी नहीं पढ़ते हो, और सेंटेंस के पार्ट्स नहीं जानते हो तो समझ लो दुनिया के सबसे कमज़ोर व्यक्ति आप ही हो। तो आज हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य के भाग। देखो, पार्ट मीन्स भाग, ऑफ माने का और सेंटेंस माने वाक्य, यानी कि वाक्य के भाग। ठीक है, वाक्य के भाग कह सकते हो, चाहे वाक्य का भाग कह सकते हो। इसको थोड़ा सा मैं बेहतर कर देता हूँ, वाक्य के भाग। तो अगर वाक्य के भाग आप जानना चाहते हो तो सबसे पहले तो जानो वाक्य क्या है। जैसे आप समझो कि वाक्य क्या होता है। जैसे हमने कह दिया कि घर है, राम जाता पिता के अपने साथ। ठीक है, अब देखो ये क्या है कि ये एक वाक्य है, ऐसा आप कह सकते हो, लेकिन वास्तव में ये गलत है। ये वाक्य है नहीं, ये सेंटेंस नहीं है। क्यों सेंटेंस नहीं है? कि सेंटेंस जो होता है वो होता क्या है। तो सबसे पहले ये जानो कि सेंटेंस होता क्या है। तो अंग्रेजी में आप जानोगे तो इसको कहा जाएगा सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या होता है? शब्दों का एक समूह होता है। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लेकिन शब्दों का समूह का मतलब क्या? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 शब्द तो हो गए, और शब्दों का समूह का मतलब तो गया शब्दों का समूह, लेकिन यह वाक्य नहीं है। तो सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये सेंटेंस नहीं है। अब यहाँ लिखना पड़ेगा दैट makes a complete sense। that makes a complete sense। अब देखो ये सेंटेंस है। सेंटेंस क्या कह रहा है कि सेंटेंस वह होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस, और इसके साथ साथ शब्दों के समूह के साथ साथ क्या होता है कि वह एक समझ देता है। जैसे मान के चलो हमने लिखा कि घर है, राम जाता पिता के अपने साथ, तो ये तो समझ में नहीं आया। अगर इसी को मैं लिख दूं कि राम अपने पिता के साथ घर जाता है, तो देखो जितने शब्द इसमें हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 शब्द, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 शब्द। अब ये सेंटेंस है, लेकिन यह सेंटेंस नहीं है। क्यों सेंटेंस नहीं है? कि देखो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ये भी है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी है, लेकिन ये क्या कर रहा है, एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। कंप्लीट सेंस का मतलब होता है, कंप्लीट मतलब पूर्ण, और सेंस माने होता है समझ। तो ये पूर्ण समझ दे रहा है, इसलिए सेंटेंस है। और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। सेंस का मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है, तो यह सेंटेंस नहीं है। अब देखो ये आप लिख लिए। एक और होता है जो डिफिनेशन होता है, आप चाहो तो ऐसे भी कह सकते हो। सेंटेंस क्या होता है? तो सेंटेंस हैज़ ए सब्जेक्ट। सेंटेंस हैज़ अ सब्जेक्ट एंड एट लीस्ट अ वर्ब। ये जानो, यानी कि सेंटेंस वह होता है कि जिसके पास, हैज मतलब पास, सेंटेंस वह होता है सेंटेंस के पास एक सब्जेक्ट होता है, एंड एट लीस्ट, और कम से कम, एट लीस्ट माने कम से कम, ए वर्ब मतलब एक वर्ब होता है। तो सेंटेंस क्या होता है? दो तरह से आप बोल सकते हो। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक ए कंप्लीट सेंस, और सेंटेंस वह होता है जो सेंटेंस हैज ए सब्जेक्ट एंड एट लीस्ट ए वर्ब। सब्जेक्ट वह होता है जिसके पास एक सब्जेक्ट होता है और कम से कम एक वर्ब होता है। अब देखो थोड़ा सा मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, जैसे इज
हाउस राम गोइंग टू फादर हिज, और एक वर्ड हमने दे दिया विथ। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 शब्द इसमें है, लेकिन अगर आप कहोगे कि ये सेंटेंस है तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि सेंटेंस क्यों नहीं है? क्यों सेंटेंस नहीं है? क्योंकि यह एक तरह से सेंस नहीं दे रहा है, यानी कि कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। तो कंप्लीट सेंस का मतलब है कि इसको जो है हमको सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा। यानी कि अगर हम इसी को लिख दें, राम इज गोइंग टू हिज हाउस विथ हिज फादर। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 शब्द इसमें हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शब्द हैं। यहाँ 2 मैं भूल गया हूँ, तो 2 यहाँ पर लिख देता हूँ। 2 भी होना चाहिए था इसमें। तो देखो 9 शब्द इसमें भी हैं और 9 शब्द इसमें भी हैं, लेकिन यह सेंटेंस है और यह सेंटेंस नहीं है। क्यों सेंटेंस नहीं है? क्योंकि इसमें सेंस नहीं आ रहा है ना कोई। इज टू इज हाउस राम गोइंग टू फादर हिज विथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इसमें देखो सीक्वेंस में है, राम इज गोइंग टू हिज हाउस विथ हिज फादर, यानी कि राम अपने पिता के साथ घर जा रहा है। तो ये समझ में आ रहा है, सेंस है। तो जब सेंस है तो ये सेंटेंस है। बस समझ रहे हो ना, ये सेंटेंस है। और जो ऊपर वाला है ये वाला, ये सेंटेंस नहीं है। अगर कोई पूछे कि बाबू ये बता दो कि यह सेंटेंस आप बता रहे हो है, लेकिन यह सेंटेंस नहीं है, क्यों? तो आप कहोगे कि सर देखिए, इसमें सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है, फिर मेन वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट है। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, एक समझ दे रहा है। अगर फिर भी वो संतुष्ट नहीं हुए तो आप कह दो कि देखिए इसके पास एक सब्जेक्ट है और इसका अपना वर्ब भी है यहाँ पर, और यहाँ अगर सब्जेक्ट इसको मानो चाहे किसी को मानो तो इसका वर्ब कहाँ ढूंढोगे? तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट है और इसके पास एक वर्ब है, इसलिए सेंटेंस है। तो दोनों तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। सेंटेंस क्या है? तो सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस एक शब्दों का समूह होता है, दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस, जो कंप्लीट सेंस देता है। दूसरा आप बता सकते हो सेंटेंस हैज ए सब्जेक्ट एंड एटलीस्ट ए वर्ब। तो सेंटेंस को दोनों तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। अब देखो सेंटेंस यहाँ लिख देंगे। अब सेंटेंस की पार्ट की बात है, तो सेंटेंस का पार्ट तो हो गया। अब सेंटेंस का सीक्वेंस देख लेते हैं। सेंटेंस का सीक्वेंस क्या होता है? तो एक हेडिंग डालना पड़ेगा, ये सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस। अब इसको थोड़ा सा कैसे समझेंगे? देखो सीक्वेंस मतलब होता है क्रम, ऑफ माने होता है का की के, और सेंटेंस माने होता है वाक्य। तो ये हो जाएगा वाक्य के क्रम या वाक्य का क्रम। वाक्य का क्रम का मतलब क्या है कि देखो जब आप कोई भी वाक्य लिखते हो ना तो उसका एक सीक्वेंस होता है, एक क्रम होता है। जैसे मैंने बताया कि आप कोई काम करने जाते हो, जैसे मान के चलो कि आप खाना खाने बैठे, तो खाना खाने जब बैठोगे तो सबसे पहले आप रोटी सब्जी खाओगे। ऐसा तो है ना कि दाल और सब्जी खा लो, रोटी चावल बाद में खा लो। नहीं, रोटी सब्जी आप पहले खाते हो। सो के उठोगे तो आप क्या करोगे? तुरंत खाना पे भिड़ जाओगे? नहीं, आप सबसे पहले क्या करोगे? नित्य क्रिया करोगे, नहाओगे, उसके बाद खाना खाओगे। आप कहीं भी जाते हो, किसी से मिलते हो तो सबसे पहले नमस्कार करते हो, फिर हाल चाल पूछते हो, उसके बाद फिर कोई बात करते हो, है ना? तो सबका एक सीक्वेंस होता है। उसी तरह से जो सेंटेंस होता है इसका भी एक सीक्वेंस होता है। जैसे मान के चलो कि आपको शब्दों का ज्ञान है। ये देखो राम इज गोइंग टू हिज हाउस क्यों सही है, और ये टू इज ए हाउस राम गोइंग टू फादर हिज विथ एक सही क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो है ना सीक्वेंस में रखा गया है और ये सीक्वेंस में नहीं रखा गया है, इसलिए ये सही है और ये सही नहीं। तो सीक्वेंस ऑफ जो सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आपको लिखना पड़ता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब को हम एच
और भी लिख देते हैं, और उसके बाद लिखना पड़ता है मेन वर्ब। मेन वर्ब को एम भी हम लिख दिए। उसके बाद आपको लिखना पड़ता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद लिखना पड़ता है जो भी आएंगे अदर या कॉम्प्लीमेंट्स, तो आप यहाँ अदर्स लिख दोगे। बस समझ में आया? तो ये पूरे जीवन भर आपको भूलना नहीं है। अगर सेंटेंस का सीक्वेंस आपको नहीं पता है तो मान के चलो आपको कुछ भी पता नहीं है। अब सब्जेक्ट सबसे पहले रहेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब रहेगा, फिर मेन वर्ब रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर अदर्स रहेंगे। तो अब सब्जेक्ट हम जानेंगे कैसे कि सब्जेक्ट कौन होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब हम जानेंगे कौन हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर मेन वर्ब हम जानेंगे कौन मेन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट के बारे में हम कैसे पहचानेंगे कि ये ऑब्जेक्ट होता है। तो इसको हम डिटेल में आज बता रहे हैं। आप ध्यान से पढ़ो, और पढ़ने का मतलब ये है अगर आप ये जान गए ना तो समझो कि आप क्लास में सबसे बेहतर तो रहोगे, ठीक ना। तो अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट के रूप में कौन कौन आ सकते हैं। तो देखो, अगर सब्जेक्ट के स्थान पर आपको रखना है ना, तो सब्जेक्ट के स्थान पर सबसे पहले तो नाउन आ सकता है, ठीक है। नाउन का मतलब क्या है? जैसे किसी का नाम, नाउन आप जानते हो, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, है ना, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। तो नाउन आ सकता है जैसे राम, श्याम, मोहन, है ना। और ये फिर यहाँ जो है प्रोनाउन आ सकता है। प्रोनाउन क्या होता है? जैसे मान के चलो कि राम घर जाता है, राम की जगह आपने लगा दिया ही, कि ही वह घर जाता है। सीता जा रही तो सीता की जगह आपने लगा दिया सी। और मान के चलो कि अगर हाथी जा रही है तो हाथी की जगह आपने लगा दिया ईट। तो यानी कि जो नाउन के बदले आप लगाओगे प्रोनाउन यहाँ काम कर सकता है सब्जेक्ट के रूप में। अभी हम लोग एक एक करके रख भी लेंगे और देख भी लेंगे। अब प्रोनाउन के बाद जो लग सकता है वो लग सकता है फ्रेज। फ्रेज क्या है इसको थोड़ा समझो। फ्रेज वह होता है जो शब्दों का समूह होता है लेकिन इंडिकेट केवल एक थिंग को, एक पर्सन को ही करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने लिख दिया कि फादर ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, फादर ऑफ यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड के पिता। तो यहाँ देखो कई वर्ड मिल करके बने हैं ना, तो ये फ्रेज हो जाएगा। और फिर क्लाज जो होता है ये भी सब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है, ठीक है। अब क्लाज क्या होता है? ये सेंटेंस जैसा ही होता है लेकिन एक ही सेंटेंस में जो जुड़ा होता है उसे क्लाज कहेंगे। और क्या क्या काम कर सकते हैं? जैसे मान के चलो कि जीरंड काम कर सकता है। जीरंड क्या होता है? किसी भी वर्ब को आप आईएनजी लगा करके उसे नाउन बना सकते हो। जैसे स्विम को स्विमिंग कह सकते हो, टीच को टीचिंग कह सकते हो, रीड को रीडिंग कह सकते हो, सिंग को सिंगिंग कह सकते हो। तो ये जीरंड बन जाएगा, ये भी सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। इसको हम वर्बल नाउन भी बोलते हैं, सिंगिंग, ठीक है। जीरंड इन्फिनिटिव जो होता है ये भी सब्जेक्ट के रूप में काम कर लेता है। इन्फिनिटिव, देखो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये सब क्या बता रहे हैं, लेकिन बस आप ये जान लो कि सब्जेक्ट के रूप में मान लो कोई पूछता है आपसे कि बाबू सब्जेक्ट के स्थान पर कौन कौन आ सकते हैं, तो जब आप बता दोगे नाउन आ सकते हैं, प्रोनाउन आ सकते हैं, फ्रेज आ सकते हैं, क्लाज आ सकते हैं, जीरंड आ सकते हैं, इन्फिनिटिव आ सकते हैं, तो सामने वाला जो बंदा है ना वो दाद देगा, कहेगा कि हाँ भाई जिस लड़के से मैं पूछा उसको ज़बरदस्त तैयारी है ना। तो इन्फिनिटिव, जीरंड, पार्टिसिपल भी सब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है, पार्टिसिपल, ठीक है। तो पार्टिसिपल आ जाएगा। अभी इसको जो है आगे आप चल के जानोगे, लेकिन पार्टिसिपल जैसे जीरंड होता है ना, एस आई एन जी कर दोगे, आई-एन-जी आप लगा दोगे किसी भी वर्ब में तो जीरंड बन जाएगा। उसी तरह से पार्टिसिपल भी होता है, लेकिन पार्टिसिपल वर्ब के रूप में काम करता है और ये नाउन के रूप में कार्य करता है। इन्फिनिटिव का मतलब है जैसे सिंग को अगर आप टू सिंग कर दिए ना तो ये पार्टिसिपल बन गया, ठीक, सॉरी, अगर टू सिंग कर दिए तो ये इन्फिनिटिव बन गया, ठीक ना। तो इन्फिनिटिव भी सब्जेक्ट के रूप में काम कर लेता है। अभी इस सबको मैं एक एक रख के बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट के रूप में काम कैसे कर लेगा। और एक चीज़ और जानो कि जो सब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे वही ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी काम करेंगे। तो ये पार्टिसिपल हो गया। और अगर देखो तो कंपाउंड नाउन, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। कंपाउंड नाउन वो होता है जैसे मान के चलो कि उसमें दो या दो से अधिक नाउन आ जाते हैं।
जैसे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, है ना, ये सब कंपाउंड नाउन है। और भी आ सकते हैं, लेकिन इतना आप जानो। इसके अलावा जो है इसमें इन्वर्जन, लॉन्ग सब्जेक्ट, ये सब भी सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ। इन 8 को मैं सब्जेक्ट के रूप में रख करके एक सेंटेंस बना रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये देखो, जैसे सरिता इज माई सिस्टर, ठीक है, सरिता इज माई सिस्टर। अगर कोई पूछेगा कि क्या ये सेंटेंस है, तो आप कहो ना हाँ सेंटेंस है। क्यों सेंटेंस है? क्योंकि सरिता सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद यहाँ देखो हेल्पिंग वर्ब जैसा कुछ दिख रहा है आपको, है ना। अभी हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी बताएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब, तो जो ये हेल्पिंग वर्ब है ना, यही मेन वर्ब है। और माई सिस्टर के मतलब मेरी बहन। तो सरिता एक सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, या ये कहो कि वर्ब है। तो जब सब्जेक्ट मिल जाए और एक वर्ब मिल जाए तो ये सेंटेंस है, 100% सेंटेंस है, ठीक है। ये सेंटेंस है, कोई काट नहीं सकता है। अब सेंटेंस में यहाँ सरिता जो लिखा है, आप सरिता के, कोई कहे कि नाउन तो आप लगा दिए सब्जेक्ट के रूप में, प्रोनाउन का प्रयोग करके दिखाओ। तो सरिता की जगह आप लिख दो सी इज माई सिस्टर, सी इज माई सिस्टर। तो अब देखो आप सब्जेक्ट की जगह क्या लगा दिए, जो सब्जेक्ट था नाउन था, नाउन की जगह आपने सी लगा दिया, तो ये प्रोनाउन हो गया। अब फ्रेज क्या होता है? फ्रेज में देख लो, जैसे मान के चलो ये हमने लिख दिया फादर ऑफ सरिता, या ऐसे भी लिख सकते हो सरिताज फादर, ठीक है ना। तो फादर ऑफ सरिता इज माई फ्रेंड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट के रूप में आपने क्या लगा दिया, एक फ्रेज लगा दिया, ठीक है। तो सब्जेक्ट के रूप में फ्रेज हो गया। अब बात करते हैं जीरंड का। तो जीरंड देख लो, जीरंड के रूप में जैसे मान के चलो कि हमने लिख दिया स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यानी कि तैराकी, ये तैरना से बना हुआ है ना, तैराकी। तो ये तैराकी देखो हमने स्विम में ING लगा दिया, तो ये स्विमिंग जो है नाउन बन गया, और नाउन का मतलब ये जीरंड है। तो जीरंड भी सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यानी कि तैराकी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। अब देखो इन्फिनिटिव, इसी को हम लिख दें टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ, टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ। तो ये देखो यहाँ जो है वर्ब ही है, लेकिन हमने टू लगा के लिख दिया, तो इन्फिनिटिव बन गया है। पार्टिसिपल भी सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। जैसे बीइंग ऑनेस्ट का मतलब है ईमानदार होना। इज रेयर दीज डेज का मतलब इन दिनों, तो दीज डेज। अब देखो यहाँ बीइंग ऑनेस्ट, ये जो है पार्टिसिपल के रूप में काम कर रहा है। अब देखो आपको अगर हेल्पिंग वर्ब जानना है, हेल्पिंग वर्ब, तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब और प्लस मेन वर्ब, ये दोनों जो बने हैं ना, ये बने हैं वर्ब से। यानी कि वर्ब को जब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आप जोड़ोगे तो वो बनेगा वर्ब। तो वर्ब जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है। तो हेल्पिंग वर्ब में 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। 3 हेल्पिंग वर्ब का मतलब हो गया, आप ऐसे देख लो, अगर मान के चलो आपने यहाँ वर्ब लिखा, तो वर्ब जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक जो होता है हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब, और एक होता है मेन वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो होता है यह 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब,
प्राइमरी एक्सिलियरी वर्ब, इसको हम कहते हैं प्राथमिक सहायक क्रिया। और एक होता है मॉडल एक्सिलियरी का स्पेलिंग देख लेना, एक्सिलियरी वर्ब, ठीक है। और एक होता है मार्जिनल एक्सिलियरी वर्ब, मार्जिनल एक्सिलियरी वर्ब, ठीक है। वर्ब और वर्ब दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। और जो हेल्पिंग वर्ब होता है यह तीन प्रकार का होता है, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब और मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब। देखो अपने पास सुविधाएं नहीं हैं डिजिटल बोर्ड की, तो हमको इसी से काम चलाना पड़ेगा। अब अगर हम बात करेंगे प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में, तो इसमें केवल तीन आते हैं। एक आता है टू बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वेयर, बीइंग और बीन, ठीक है। और एक आता है टू डू का मतलब होता है डू, डीड, डज, ठीक है। तीन इसमें आते हैं। एक होता है टू हैव, देखो ये टू डू है, टू डू में आते हैं डू, डीड, डज। और टू हैव में आता है हैव, हैज, हैड, ठीक है। ये आते हैं तीन हेल्पिंग वर्ब इसमें आते हैं, टू बी, टू डू, टू हैव। तो इसको आप याद रखना, टू बी में कौन कौन है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, बीइंग, बीन है। और टू डू में कौन है, डू, डीड, डज है। और टू हैव में कौन है, हैव, हैज, हैड है। अब मॉडल की बात कर लेते हैं, तो मॉडल वर्ब में कौन कौन आते हैं, जैसे कैन आता है, इसका बड़का भैया है कुड, यानी कि कैन का पास्ट कुड होता है। मे है, मे का बड़का भैया माइट है ना, मे माइट। वुड, शुड, ठीक है। विल, शैल, मस्ट, आट टू, ये जो आते हैं टू है, आट टू। तो ये जो आते हैं ये आते हैं मॉडल वर्ब में। तो ये आपको याद होना चाहिए। देखो अगर ये चीज़ें आपको याद नहीं हैं तो 100% आप कुछ नहीं जानोगे, है ना। और फिर जो है अगर मार्जिनल में बात कर लेंगे तो नीड, डेयर और यूज्ड टू, ये आते हैं खास करके। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अगर हेल्पिंग वर्ब आपको याद नहीं है तो समझ लो कि आप सेंटेंस नहीं कर पाओगे। अब बात आता है कि जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस तो आप जानते हो, किसी भी सेंटेंस का जो सीक्वेंस है, सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है। तो हमने बता दिया ऑब्जेक्ट के बाद जो है अदर्स हैं या कॉम्प्लीमेंट्स हैं। तो हमने बता दिया कि सब्जेक्ट में कौन कौन आ सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब आपके सामने है कौन कौन आ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मेन वर्ब में कौन कौन आते हैं। तो मेन वर्ब को आप जानो कि मेन वर्ब क्या होता है। तो मेन वर्ब जो होता है एक डूइंग वर्ड होता है, यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया जाता है वह मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब आप पहचानोगे कैसे, हिंदी में तो आप कहोगे जैसे जाना, आना, खाना, पीना। तो इसका मतलब क्या है कि देखो ऐसे शब्द जिसके अंत में ना आ रहा है तो ये मेन वर्ब है। लेकिन एक चीज़ और है कि इसको आप जब बोलोगे ना तो ना तो आएगा लेकिन उसके साथ एक्टिविटी होगी। जैसे जाना,
मान लो आप कहीं जाते हो तो हाथ पैर आपको ऐसे चलाना पड़ेगा, मतलब दौड़ के जाओ, चाहे हाथ हिलाओ, चाहे कुछ भी करो, ऐसा तो आपको करना पड़ेगा। अगर आना है तो उसमें भी एक्टिविटी होगी, खाना है तो आप खाओगे, मुंह डुलाओगे, पेट भरेगा, है ना। तो ये सब एक्टिविटी होगी। पीना में भी एक्टिविटी हो रही है। तो वर्ब को हम कह सकते हैं ये डूइंग वर्ड होता है और सब्जेक्ट के द्वारा जो किया जाता है। जैसे मान के चलो कि राम एक आम मारता है, तो मारने का जो काम कर रहा है ना, तो मारना हो जाएगा मेन वर्ब। ठीक है, आप ऐसे जान सकते हो। अंग्रेजी में कैसे जानोगे? अंग्रेजी में क्या होता है कि यह अपने फॉर्म में होता है और हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं होता है। अगर मान के चलो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा तो मेन वर्ब ही रहता है, लेकिन वो अपने फॉर्म में होता है। तो जो अपने फॉर्म में रहता है तो वही मेन वर्ब रहता है। ठीक है, अब मेन वर्ब जो होता है इसके 5 फॉर्म होते हैं। जैसे फर्स्ट फॉर्म है ना, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिर जो होता है फोर्थ फॉर्म, जिसको हम इंग फॉर्म बोलते हैं, इंग फॉर्म, और एक होता है सिंगुलर फॉर्म, जिसको हम फिफ्थ फॉर्म भी बोलते हैं, सिंगुलर फॉर्म। इसको आप चाहो तो फिफ्थ फॉर्म भी बोल सकते हो। तो जैसे मान के चलो गो का गो, और फिर सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, और फोर्थ फॉर्म गोइंग, और सिंगुलर फॉर्म होता है गोज। इसी तरह से कम का हो जाएगा कम, केम, कम, कमिंग, कम्स। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। तो आपने ये जाना कि सब्जेक्ट के रूप में कौन कौन आते हैं, है ना। सब्जेक्ट की जगह कौन रखे जा सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब की जगह कौन कौन रखे जा सकते हैं, मेन वर्ब की जगह कौन कौन रखे जा सकते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में वही रखे जाएंगे जो सब्जेक्ट में रखे जाते हैं, है ना। और वर्ब जो होता है वर्ब के फॉर्म होते हैं। तो ये चीज़ याद रखना आप, फिर ज़रूरत पड़ेगा आपको। और कभी भी आप अगर इतना नहीं जानते हो तो फिर समझ लो कि आप अंग्रेजी में कुछ नहीं जानते हो। तो आप ऐसे ही लगे रहिए। नेक्स्ट वीडियो जो है वो पड़ेगा टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो अगर आप नए हैं चैनल पर तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।